Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss Fano and Rayleigh diagrams. तो Fano और Rayleigh डायग्राम से पहले हमने ये देखना है कि जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी वो किस टॉपिक के अबाउट थी. दैट वाज अबाउट नॉर्मल शॉक्स. हमने लास्ट डिस्कशन में नॉर्मल शॉक्स को देखा था कि नॉर्मल शॉक्स हमारे पास बेसिकली वो बिहेवियर था जिसमें हमारे पास फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ टाइम एब्रप्ट चेंजेस आ रही थी और जो गवर्निंग इक्वेशंस थी हमारे पास कंप्रेसिबल फ्लोज के लिए, जो एरिया चेंजेस, फ्रिक्शंस और हीट ट्रांसफर इक्वेशंस थी वो कैसे नॉर्मल शॉक्स के लिए चेंज हो जाती हैं. तो ये हमने पहले उसका जो 13.1 सेट था, जो गवर्निंग इक्वेशंस का सेट था, वो हमने राइट किया और उस गवर्निंग सेट को राइट करने के बाद फिर हमने जो नॉर्मल शॉक थी उसको डिस्कस किया कि नॉर्मल शॉक हमारे पास फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक्ट कर रही थी. तो इसमें स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जब जा रहे थे तो इस दौरान एरिया चेंजेस ऑलमोस्ट निग्लिजिबल थी और हीट ट्रांसफ़र अक्रॉस द वॉल एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस अक्रॉस द वॉल जो हैं दे ऑल वर अप्रॉक्सीमेटली निग्लिजिबल. ओके, तो उसको डिस्कस करने के बाद फिर हमने जब बेसिक इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल शॉक्स को देखा, उसके डेरिवेशन में हमने जो एरिया चेंजेस थे और जो फ्रिक्शनल फोर्सेस अक्रॉस द वॉल थी या फिर हीट ट्रांसफ़र अक्रॉस द वॉल था, इन चीज़ों को देखते हुए जो गवर्निंग इक्वेशंस थी या जो बेसिक इक्वेशंस थी उनको रीराइट किया और अगेन 13.11 के नेम से हमने एक और सेट ऑफ इक्वेशन जनरेट किया जो कि अब नॉर्मल शॉक के लिए गवर्निंग इक्वेशंस का काम कर रहा है. तो ये हमारे पास 13.11 जो सेट ऑफ इक्वेशंस बन गया था, इसको फिर हमने नेक्स्ट फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था और डायग्रामेटिकली चीज़ों को ऑब्जर्व किया, जिसमें हमने देखा कि जो डिफरेंट फ्लूइड फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं अक्रॉस द नॉर्मल शॉक वो कैसे चेंज हो रही होती हैं. तो उसमें फिर जो फ्लूइड फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं अक्रॉस द नॉर्मल शॉक्स, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमने ये देखा कि स्टैग्नेशन जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहा अक्रॉस द नॉर्मल शॉक. एंट्रोपी, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर, ये वो फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे पास इंक्रीज हुई और स्टैग्नेशन प्रेशर, वेलोसिटी एंड मैक नंबर, इनमें डिक्रीमेंट आ रहा है. तो इनको हमने ब्रीफली डिस्कस किया था. एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, वो नेट इश्यूज़ की वजह से 4 to 5 मिनट वीडियो वो सेपरेटली आप लोगों को अपलोड करके मैं लिंक चूँकि शेयर किया है तो उसमें भी आप लोग देख सकेंगे. तो ये तमाम का बिहेवियर हमने डिस्कस किया. तो अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फैनो एंड रेली डायग्राम या फैनो एंड रेली इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉर्मल शॉक. सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं हम थोड़ा सा. A normal shock is a phenomena in which fluid properties experiences large change on a very short distance and time. कि for a very short distance and time पे क्या है, fluid field properties abruptly change होती हैं या बहुत ज़्यादा उनके अंदर changes आ रही होती हैं. या फिर इसको हम कह सकते हैं वी आर वेरी फार फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन से बहुत दूर हैं.
It's not easy to see what's happening in such a dramatic process कि अभी हम ये नहीं देख पा रहे या इजीली इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि इस सारे प्रोसेस जल्दी से ये शॉर्ट टर्म का जो प्रोसेस है जिसको ड्रामेटिक प्रोसेस उसने कह दिया है कि इसमें क्या हो रहा है. However, we can gain some insight by considering two processes in which flow properties are gradually changing. लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान जबकि तमाम फ्लूइड फील्ड प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ चेंज हो रही हैं, इस दौरान दो चीज़ें ऐसी हैं जो इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अब्रप्ट चेंजेस नहीं दिखाती, इतनी जल्दी से चेंज नहीं होते. वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? वो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं द प्रोसेस ड्यूरिंग ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग फ्रिक्शन एंड ड्यूरिंग अ हीट ट्रांसफर प्रोसेस, जिसके अंदर हमारे पास फ्रिक्शनल इफेक्ट्स कह लें और हीटिंग इफेक्ट्स कह लें. हैंस 13.11, ये 13.11 वही सेट ऑफ इक्वेशन है जो कि हमने नॉर्मल शॉक्स के लिए ड्राइव किया था. कैन बी अंडरस्टूड टू सम डिग्री बाय कंसीडरिंग फेनोलाइन. फेनोलाइन बेसिकली वही फ्रिक्शनल प्रोसेसेस जो हैं या प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग फ्रिक्शंस जो थे उनकी बात हो रही है, वो लाइन रिप्रेजेंट. एंड रेली लाइन जो बेसिकली हीटिंग इफेक्ट्स को या हीट ट्रांसफर प्रोसेसेस को डिस्क्राइब कर रही है. You may wish to postpone reading of this subsection until these curves are discussed in much more detail, but the following discussion briefly are sufficient to describe them. They are shown schematically in figure 13.11. Okay, in 13.11 basically these two lines are described in TS diagram. यहाँ पर टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम बनी हुई है. ये आप लोगों के पास एक डायग्राम है जो कि यहाँ पर फैनो और रिले लाइंस हैं दोनों. यहाँ पर एक लाइन जो है फैनो लाइन है जो कि फ्रिक्शनल इफेक्ट्स की से कंसर्न्ड है हमारे पास, जबकि दूसरी जो है वो हमारे पास रिले लाइन है जो कि हीट ट्रांसफर या टेम्परेचर रिलेटेड डिस्कशन में यूज होगी. तो यहाँ पर ये दोनों में देखें कि आप लोगों के पास इस कर्व के एक स्पेसिफिक वैल्यू जिसे हम सोनिक फ्लो कहते हैं, ये अगर सब सोनिक से चली है तो सोनिक पे आने के बाद दोबारा डिक्रीमेंट आ रहा है, और इसी तरह जो हमारे पास है दूसरी लाइन के अंदर ये बात है. अब इनका जो टेम्परेचर या हीटिंग प्रोस्पेक्टिव और फ्रिक्शनल प्रोस्पेक्टिव क्या है उसको हम देख लेते हैं. बोथ कर्व्स कंप्लाई विद आवर obituous इक्वेशंस 13.1. ये वही जो हमने इससे पहले ड्राइव की थी. बेसिकली जो 13.11 इक्वेशंस का जो सेट था वो भी 13.1 से आया था. और 13.1 क्या है? 13.1 वो इक्वेशंस हैं जो मेन गवर्निंग इक्वेशंस हैं कंप्रेसिबल फ्लोज के लिए, जिनको हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में ड्राइव किया था. In a TS diagram, the Fano-line curves are shown all possible states of one-dimensional flow that is being changed only by friction. TS diagram के अंदर Fano-line curves basically due to friction changes को represent कर रही है, और इसके अंदर एरिया चेंजेस या हीट ट्रांसफर का कोई इफेक्ट मौजूद नहीं है. The second law of thermodynamics requires that in this case entropy must increase. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एंट्रोपी इस केस में इंक्रीज होगी. सो दैट एज इन फिगर 13.11 if the flow starts out subsonic, friction causes the flow to accelerate until it becomes sonic. A flow starts out supersonic, decelerate until it's sonic. पहली बात तो ये है कि इसके अंदर एक तो ये चीज बताई गई है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि
एंट्रोपी हर केस में इंक्रीज होगी। इट मींस जो आप लोगों के पास ये फेनोलाइन है, इसमें चाहे आप सुपरसोनिक से स्टार्ट करें चाहे आप सबसोनिक से स्टार्ट करें, एंट्रोपी देखें इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर आपने यहाँ से स्टार्ट लिया है, यहाँ पर मैक नंबर लेस देन 1 है, मैक नंबर लेस देन 1 से जब स्टार्ट किया है तो फिर फ्लूइड जो है मैक नंबर इक्वल टू 1 को जा रहा है, तो हम यूं कह सकते हैं कि ये एक्सलरेट कर रहा है और मैक नंबर 1 को अप्रोच करेगा, यानी कि एक्सलरेटिंग बिहेवियर है अगर ये मैक सबसोनिक से स्टार्ट करता है। एंट्रोपी बहरहाल इंक्रीज करेगी। दूसरा केस क्या है कि अगर ये सुपरसोनिक से स्टार्ट करेगा तो मैक नंबर 1 तक पहुंचने के लिए द फ्लो शुड डिसलरेट to attain the value of Mach number equal to 1, or you may say that uh, to achieve sonic conditions. Okay. We will see in section 13.5 that the curves is generated from 13.1. It is counterintuitive that friction can accelerate a flow, but it can happen if the pressure is falling sufficiently rapidly. ओके यहाँ पर ये बताया गया है कि जिस तरह अभी हमने बात की कि हम तो बात कर रहे हैं कि फ्लूइड जो है वो एक्सलरेट करेगा, लेकिन इन ट्रू सेंस फ्रिक्शनल इफेक्ट्स के दौरान फ्लो का एक्सलरेट करना ज़रा नेचुरल फिनोमिना के अगेंस्ट नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि अगर प्रेशर जो है सफिशेंटली रैपिडली बट तेज़ी के साथ अगर डिक्रीमेंट हो रहा हो प्रेशर में, तो हमने ये कहा हुआ कि अगर प्रेशर इज लो स्पीड इज हाई तो एक्सलरेट उसको करवा लेगा। अदरवाइज फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से एक्सलरेशन के साथ जो नेचुरल बिहेवियर है उसका नजर आना उसने कहा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, वी विल वेट अंटिल सेक्शन। ओके, ये यहाँ पर बात हो रही है कि अभी हम चूंकि इसको कर्व्स को ही डिस्कस कर रहे हैं तो अभी बाकी फिनोमिनाज को हम अच्छे तरीके से नहीं देख रहे, या बाकी फिनोमिनाज को अभी हम डिस्कस नहीं देख रहे। All such frictional flow must move in the direction of increasing entropy. एक बात हमने ये कर दी है कि फेनोलाइंस इंक्रीजिंग एंट्रोपी डायरेक्शन में मूव कर रही होंगे। The Rayleigh lines shows all possible states for a one-dimensional flow that is experiencing only heat transfer. ये जो रेली लाइंस हैं ये बेसिकली हीट ट्रांसफर इफेक्ट से रिलेटेड हैं। हीट कंडीशंस corresponding to increase in both entropy and temperature, और हीटिंग इफेक्ट्स के दौरान ना सिर्फ एंट्रोपी इंक्रीज होगी बल्कि टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो जो प्रीवियस लाइंस हमने डिस्कस की थी, एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल रीजन नियर मैक नंबर इज इक्वल टू 1, ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को डायग्राम से। ये इसकी बात हो रही है कि जब हम फेनोलाइन की बात कर रहे थे, जब हम फ्रिक्शनल इफेक्ट्स की बात कर रहे थे, तो हमने ये कहा था कि इस फेनोलाइन के केस के अंदर हमारे पास जो एंट्रोपी है दैट शुड इंक्रीज, अदरवाइज फ्लूइड अगर सबसोनिक है तो एक्सेलरेट करेगा और मैक नंबर 1 को अचीव करेगा, और अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 से सुपरसोनिक से स्टार्ट करेगा तो डिसलरेट करेगा और मैक नंबर 1 को अप्रोच करेगा। लेकिन रेली डायग्राम के अंदर ये होता है कि चाहे सबसोनिक हो या सुपरसोनिक हो, इन ऑल द केसेस entropy increases as well as temperature also increases. It means its behavior is increasing behavior. Here we have this Rayleigh diagram, and this diagram also shows that this diagram contains an increasing behavior from both perspective of entropy as well as temperature. यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ना सिर्फ एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है बल्कि टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। मतलब ना सिर्फ एक्स डायमेंशन में इंक्रीमेंट आ रहा है, वाई डायमेंशन में भी इंक्रीमेंट आ रहा है, दोनों साइडों से ये इंक्लाइंड शेप में है, और ये जो इंक्रीमेंट बिहेवियर इंक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहा है। अदर देन दैट ये जो स्मॉल रीजन उसने बताया है जहाँ पे ये अप्रोचिंग कंडीशन होती है, जहाँ पर मैक नंबर इक्वल टू 1 की कंडीशन हो करीब होते हैं हम, या फिर यूं कह लें कि सोनिक कंडीशन के जब करीब होते हैं,
सिवाय करीब उस रीजन के, अदरवाइज ये बिहेवियर जो है वो इंक्रीजिंग ही होता है। A cooling process leads to a reduction in temperature and entropy. कूलिंग प्रोसेस से हमारे पास टेम्परेचर और जो एंट्रोपी है दैट रिड्यूसेस। ओके, a normal shock is obtained from a superposition of two curves as shown in states 1 and 2 are at the beginning, and the states of flow that has only friction present, they are also beginning and end states of the flow that has only heat transfer. ओके, ये स्टेट्स 1 और 2 ये वही वाली हैं जो हमने स्टार्ट में बताई हुई थी, जो कि स्मॉल कर्व के लिए उससे पहले हमने ली थी। अब ये स्टेट 1 और 2 ये वहीं पे हैं जहाँ से नॉर्मल शॉक जो है बड़ी तेज़ी के साथ पास करके गया है या एब्रप्ट चेंजेस आई हैं। अच्छा, ये हमारे पास स्टेट 1 उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग स्टेट्स हैं बेसिकली, जहाँ पर फ्रिक्शंस प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। ओके, फ्रिक्शनल फैक्ट्स उस सूरत में कि अगर फैनो डायग्राम की बात कर रहे हैं और अगर हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो तब हम हीटिंग इफेक्ट्स की ही बात करेंगे। तो ये पहले मैं फ्रैक्शन वालों को सेपरेट से रीड करता हूँ और फिर उसके बाद रेली लाइंस जो होंगी उनके लिए सेपरेट से। कि क्या है कि 1 and 2 स्टेट्स जो हैं बिगिनिंग एंड एंड स्टेट्स ऑफ द फ्लो दैट फॉलोइंग द फेनो लाइंस, बेसिकली अब हम फेनो लाइंस के पढ़ दैट हैज ओनली friction present, they are also beginning and end states of the flow that has only heat transfer. This raises to the equations of how we can flow with simultaneous only friction and only heat transfer. ओके, ये हम बात कर लेते हैं। जब आप लोग इस लाइन को रीड कर रहे होंगे, ये जो लाइन है जिसे हमने फैनो लाइन की बात की थी, तो हीट वन जो 1 है और 2 स्टेट हैं, ये स्टार्टिंग और एंडिंग स्टेट हैं आप लोगों के पास जब हम फ्रिक्शनल इफेक्ट्स को यूज कर रहे हैं और इस दौरान जो हीटिंग और एरिया इफेक्ट हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं। और जब आप लोग इस लाइन की बात करेंगे जिसको रेली लाइन का नाम दिया हुआ है, तो तब स्टेट 1 और 2 स्टार्टिंग और एंडिंग लाइंस है जब आप लोग हीटिंग इफेक्ट्स को कंसीडर कर रहे हैं, जबकि इस दौरान आप लोग फ्रिक्शनल इफेक्ट्स को और एरिया इफेक्ट्स जो है उनको यकसर जो है वो नज़रअंदाज कर रहे होंगे। ओके, अच्छा, फिर ये पॉसिबल कैसे है कि आप सिर्फ फ्रिक्शन को लें या सिर्फ हीट ट्रांसफर को लें? तो इसके लिए क्या चीज़ है? द आंसर इज दैट मैथमेटिकली The answer is that we mathematically can follow the Fano lines from 1 to 2, although not only in reality. We could actually have to flow in which we had a friction from state 1 to Mach number 1, but from Mach number 1 to state 2, we have a negative friction. Okay. देखें, यहाँ से हमने ये कहा कि एंट्रोपी में स्टेट 1 से 2 पे डायरेक्ट चले जाते हैं, लेकिन ये मैथमेटिकली हमने अस्यूम कर लिया हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि इन ट्रू सेंस तो ये होगा कि ये 1 से आगे जाएगी, मैक नंबर 1 तक पहुंचेगी, लेकिन मैक नंबर 1 के बाद अगर हम स्टेट 2 पे आते हैं ना, तो हमने कहा था कि फ्रिक्शनल केसेस के अंदर एंट्रोपी हर सूरत में इंक्रीज करनी चाहिए। 1 से एम मैक नंबर इक्वल टू 1 तक जाते हुए तो ठीक है एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, लेकिन मैक नंबर 1 से जब स्टेट 2 तक आएंगे तो फिर एंट्रोपी का बिहेवियर जो है वो डिक्रीजिंग बिहेवियर होगा, जो कि हमारे लिए जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, या यूं कह लें कि इन ट्रू सेंस ऐसा ऐसी चीज़ें होल्ड नहीं करती। तो हमारे पास एक दूसरी बात है कि नेगेटिव फ्रिक्शन होगी। नेगेटिव फ्रिक्शन का मतलब ये है कि हमने तो इंक्रीजिंग एंट्रोपी ही लेनी है, तो फिर फ्रिक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। हैंस फ्रॉम स्टेट 1 to state 2 वी हैव अ fictitious process in which we have friction, then negative friction, ending in no net friction. ओके, ये हमने कहा हुआ है कि जो ओवरऑल जो फ्रिक्शनल इफेक्ट्स हैं वो इग्नोर हो जाएंगे, क्योंकि हम पहले अगर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव फ्रिक्शन ले रहे हैं तो ओवरऑल जो है वो नेट फ्रिक्शन जो है वो जीरो हो जाएगी।
तो सेम प्रोसेस रिले लाइन के अंदर होगा। टू गेट स्टेट 1 टू स्टेट 2 वी विड हीट द फ्लो एंड देन कूल एंड विद नो हीट ट्रांसफर। तो नेट हीट ट्रांसफर जो है हमारे पास और नेट जो फ्रिक्शन है वो जीरो हो जाएगी, एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा। The conclusion we came is that the state 1 and 2 present a change in a flow in which there is no heat transfer, no friction, no area changes. Moreover, it's violent because there are abrupt changes, because the flow changes from state 1 to 2 without following the process curve। क्योंकि स्टेट 1 से 2 में हमारे पास जो प्रोसेस कर्व है उसको फॉलो नहीं किया। ये देखें यानी कि स्टेट 1 से 2 पे डायरेक्ट चले गए हैं हम, उस प्रोसेस कर्व को फॉलो नहीं किया। ये जो ऊपर से होके आ रही है कर्व उसको फॉलो किए बगैर हम कह रहे हैं कि आए हैं इस पे। द फ्लो मस्ट गो फ्रॉम सुपर टू सबसोनिक एंड एंट्रोपी एंड टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज थ्रू अ शॉक। ओके, तो so entropy must increase। note that in figure shows some trends we have mentioned। और इसके दौरान जो कुछ ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं हमारे पास कि सुपर सोनिक से सब सोनिक फ्लो में और टेम्परेचर और पहली बात यह कि सुपर से सब सोनिक की तरफ मूव करना है, क्योंकि हमने जो भी बातें की हैं हम ग्रेटर देन 1 से स्टेट 1 स्टार्ट हुई थी और मैक लेस देन 1 की तरफ हमने स्टेट 2 को एंड किया था। देखें मैक ग्रेटर देन 1 से स्टेट 1 स्टार्ट हो रही है और जो हमारे पास मैक लेस देन 1 है उधर गए हैं। तो हमने पहली बात ये कि सुपरसोनिक से स्टार्ट करना है, सब सोनिक पे एंड करना है। और दूसरी बात टेम्परेचर और एंट्रोपी है, दे शुड इंक्रीज। देखें सो दैट टेम्परेचर और एंट्रोपी इंक्रीज करें तो रेली लाइन भी उसकी भी तमाम कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, और अगर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है तो जो फ्रिक्शन यानी कि फैनो लाइन है उसकी भी तमाम कंडीशंस जो हैं वो हमारे पास फुलफिल हो रही होंगी। ओके, तो ये हमने सबसे पहले इन लाइंस को डिस्कस किया है। तो यहाँ तक हमने फेनो और रेली जो लाइंस हैं उनको डिस्कस किया कि फेनो और रेली लाइन क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल शॉक फ्लो फंक्शंस फॉर वन डायमेंशनल फ्लो ऑफ एन आइडियल गैस। नॉर्मल शॉक फ्लो फंक्शंस, तो हम देख लेते हैं कि जो डिफरेंट फ्लो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज हमारे पास वन डायमेंशनल फ्लो ऑफ एन आइडियल गैस के लिए क्या होते हैं। We have mentioned the basic equations. Equation 13.11 can be used to analyze the flow that experience a normal shock। ये वही equations हैं जो कि हमने ड्राइव की थी basic equations of normal shocks के नाम से। As in isentropic flow, it's often more convenient to use Mach number based equations। isentropic flow के अंदर हम Mach number based equations यूज करते हैं। In this case, based on incoming Mach number m1, this involves 3 steps। फर्स्ट वो कह रहा है कि अगर हम मैक नंबर कंडीशंस को यूज करें तो हमारे पास टोटल 3 स्टेप हैं। फर्स्ट वी ऑब्टेन अ प्रॉपर्टी रेशियोज T2 over T1, P2 over P1 in terms of Mach numbers, then develop a relation between Mach number 1 and 2, and finally use the relations to obtain expressions for property ratios in terms of upstream Mach number Mach 1। ये बिल्कुल वही है कि हमारे पास सबसे पहले हमें जो रेशोज T2 T1 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, फिर इन टर्म्स ऑफ मैक नंबर M1 एंड M2, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा मैक नंबर और मैक नंबर 2 के हिसाब से फिर हम इन के आपस के जो रिलेशंस को देखेंगे और फिर मैक नंबर 1 की फॉर्म में क्या है कोई भी एक्सप्रेशन सेकंड मैक नंबर के लिए यूज करेंगे या मैक नंबर सेकंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। टेम्परेचर रेशियोज, सबसे पहले टेम्परेचर रेशियोज जो हैं वो T2 over T1, दे में आल्सो डिपेंड अपॉन स्टेगनेंट कंडीशंस। तो T2 over T02, T02 over T01, T0, क्योंकि टेम्परेचर में इनकी आपस की रेशियोज हो सकती हैं कि हम जो है वो जो T2 से T1 तक कैसे आते हैं कि T2 से स्टेगनेशन कंडीशन 2 तक, फिर स्टेगनेशन कंडीशन 2 और 1 को हमने ये कहा हुआ था कि वो सेम होते हैं, फिर स्टेगनेशन कंडीशन 1 से टेम्परेचर T1 तक। सिंस स्टेगनेशन प्रेशर इज कांस्टेंट अक्रॉस द शॉक, तो ये कांस्टेंट है तो उन सबको सेम लेकर T2 over T1 हम क्या कह सकते हैं, ये वो रिलेशन है जो हमने इससे पहले भी ड्राइव
क्या था, T2/T1 इज इक्वल टू 1 प्लस K-1/2 मैक नंबर 1 स्क्वायर ओवर 1 प्लस K-1/2 मैक नंबर 2 स्क्वायर। ओके, ये T2/T1 की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने राइट कर ली। ये डेरिवेशन इसकी जहाँ पर की थी मैं वहाँ पर आप लोगों को ले चलता हूँ। उसके बाद हमने बेसिकली कुछ जो बल्कि ये टेम्परेचर T0 के लिए हमने यहाँ पर यूज़ की है। एग्जाम्पल्स में हमने बेसिकली उनको यूज़ किया था, वो प्रीवियस चैप्टर में थी चूँकि उनकी डेरिवेशन, मैं वहाँ तक खैर नहीं जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो T2 और T0 के रिलेशन चूँकि हम पहले देख चुके हुए थे, अब हम डायरेक्ट T2 और T1 का रिलेशन राइट कर रहे हैं, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। ओके, वेलोसिटी रेशियो में भी ऑब्टेन, वेलोसिटी रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, V2/V1, V इज इक्वल टू मैक नंबर बेसिकली V ओवर C होता है, तो V इज इक्वल टू MC, तो V2 इज इक्वल टू M2C2 और V1 की जगह पे M1C1। और आइडियल गैसेस के लिए या गैसेस के लिए हमने बात की हुई थी, डेरिवेशन जो स्पीड ऑफ साउंड की ड्राइव की थी, दैट वाज KRT2 स्क्वायर रूट। तो C1 की जगह पे KRT1 और C2 की जगह पे KRT2 राइट कर दिया हमने। के एंड आर बोथ कॉन्स्टेंट्स थे और सेम वैल्यूज होती हैं तमाम आइडियल गैसेस के लिए, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो M2/M1 T2/T1 स्क्वायर रूट। तो देखें वेलोसिटीज को भी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर रेशियोज में हमने लिख लिया। टेम्परेचर रेशियोज की वैल्यू आप लोगों के पास मौजूद है T2/T1 की 1 प्लस K-1/2 मैक नंबर 1 स्क्वायर ओवर 1 प्लस K-1/2 मैक नंबर 2 स्क्वायर। तो इस रिलेशन के अंदर जहां पर T2/T1 मौजूद है हमारे पास, तो इस रिलेशन में इस T2/T1 की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन की जगह पे एटलीस्ट हम इसकी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ओके, ये हमने स्क्वायर रूट के अंदर देखें, ये 1/2 जहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर हमने वो वैल्यूज सब्सिट्यूट कर दी हुई हैं। ओके जी, वो वैल्यूज राइट करने के बाद ये हमारे पास वेलोसिटी रेशियोज आ गई। अब इन्हीं वेलोसिटी रेशियोज के अंदर हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या थी, ρ1 V1 इज इक्वल टू ρ2 V2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ρ1/ρ2 या ρ2/ρ1 इज इक्वल टू V1/V2। ये हमारे पास पहली बात वेलोसिटी रेशियोज आ गई। तो डेंसिटी रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन का सहारा लिया, यहाँ से ρ2/ρ1 आ गया है मेरे पास V1/V2। तो जो आप लोगों ने V2/V1 का रिलेशन अभी इससे पहले ड्राइव किया है, ये वाला M2/M1 की फॉर्म में, इसी का रेसिप्रोकल लिख लें कि M2/M1 है तो M1/M2। यहाँ पे M2 वाली वैल्यूज नीचे हैं तो उनको आप लोग ऊपर लिख लेंगे, जो ऊपर वाली वैल्यूज उनको नीचे लिख लेंगे, सो दैट के पावर सेम रहे। और कोई काम नहीं किया, जो प्रीवियस वेलोसिटी रेशियोज हैं उन्हीं का रेसिप्रोकल यहाँ पर पुट किया गया है। आफ्टर दैट we have another important equation which is momentum equation P1 plus ρ1 V1 square plus P2 प्लस ρ2 V2 स्क्वायर। यहाँ पर भी हमने वही काम किया हुआ है कि यहाँ पर एरिया चेंजेस को इग्नोर कर दिया हुआ है और आर एक्स वाली वैल्यूज को भी जीरो किया था। तो ये वही इक्वेशन है जो कि 13.11 सेट के अंदर दूसरे नंबर पर मौजूद थी। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू रो आर टी होता है, तो वहाँ से रो की वैल्यू क्या आ गई, P/RT। तो इस ρ1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, P1 ओवर R1, P1/RT1, R तो कांस्टेंट है, P1/RT1। तो एक P1 इसमें भी मौजूद है, एक यहाँ पे भी P1/RT1 हो जाएगा। तो P1 यहाँ से कॉमन आ गया हमारे पास, 1 प्लस V1 स्क्वायर ओवर RT1। इसी तरीके से दूसरी साइड पे P2 कॉमन आ गया, सो दैट कि हम क्या कर सकें, P रेशियोज फाइंड आउट कर सकें। V स्क्वायर ओवर RT का भी एक और रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्या करें, K से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्योंकि
के आर टी का जो स्केयर रूट था वो हमारे पास सी था, के आर टी स्केयर रूट सी था, तो के आर टी की वैल्यू सी स्केयर आ गई। तो वी स्केयर ओवर सी स्केयर हमारे पास वी ओवर सी मैक नंबर है, तो वी स्केयर ओवर के आर टी में हमारे पास क्या वैल्यूज बन जाएंगी, ये मैक नंबर स्केयर बन जाएगा। हमने क्या काम किया है यहाँ पे, हमने ये कहा है कि मैक नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ये एक्चुअली कर्सर यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा। ओके, ये कर्सर शायद कुछ इशू कर रहा है। बहरहाल मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। फार्मूला भी हमने जो यूज़ किया था, सी की जगह पे के आर टी स्केयर रूट, ये सी इज इक्वल टू के आर टी स्केयर रूट है, तो हम वहाँ पर सी की जगह पे के आर टी के आर टी स्केयर रूट की जगह पे सी आना था, तो के आर टी की जगह पे सी स्केयर, तो वी स्केयर ओवर सी स्केयर जो है वो मैक नंबर स्केयर हम यूज़ कर रहे हैं वैल्यू। वेल उसके बाद हम जो चीज़ देख रहे हैं वो क्या है कि जो ये रिलेशन इसके अंदर जो इक्वेशन थी हमारे पास वी स्केयर ओवर आर टी वन, तो वी स्केयर ओवर आर टी की जगह पे के एम स्केयर आ गया है, तो इसमें के एम वन स्केयर आ जाएगा और इसकी जगह पे के एम टू स्केयर आ जाएगा। तो पी टू ओवर पी वन की जो रेशियो है 1 + के एम वन स्केयर ओवर 1 + के एम टू स्केयर, ये वैल्यूज आ गई हैं प्रेशर रेशियोज। टू सॉल्व एम टू इन टर्म्स ऑफ मार्क नंबर्स 1, we must obtain another expression for one of the property ratios। अभी क्या है हमारे पास, T2 is equal to P2 over rho 2 into R। ये हमने उसी की जगह पे लिखा है कि P इज इक्वल टू रो आर टी है, तो T2 की जगह पे P2 ओवर रो 2R और T1 की जगह पे P1 ओवर रो 1R। तो यहाँ पर R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P2 ओवर P1 डॉट रो 1 ओवर रो 2। अब मेरे पास प्रेशर रेशियोज का भी आंसर है और डेंसिटी रेशियोज का भी आंसर है, दोनों वैल्यूज मौजूद हैं, तो दोनों को पुट कर दें, तो जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। ओके, अब ये मेरे पास एक रिजल्ट आ गया है जो टेम्परेचर रेशियोज का है। ठीक है जी, एक इससे पहले भी हमने टेम्परेचर रेशियोज का रिजल्ट फाइंड आउट किया था, अगर याद हो, ये जो है ये भी टेम्परेचर रेशियोज का ही आपस में एक रिजल्ट हमने ड्राइव किया था। तो इस 13.12 को और एक जो अभी हमने टेम्परेचर रेशियोज का यूजिंग प्रेशर एंड डेंसिटी रेशियोज, ये जो रिजल्ट ड्राइव किया है, इन दोनों को हम आपस में करते हैं कंपेयर और मैक नंबर M1 और M2 के लिहाज से सॉल्व करते हैं और मैक नंबर 2 को इन टर्म्स ऑफ मैक नंबर 1 सिंप्लीफाई करते हैं। ओके जी, ये मेरे पास इसको सॉल्व किया हुआ उसने कि क्या चीज़ या क्या एक्सप्रेशन फाइनली हम ऑब्टेन कर पाए हैं। यहाँ से इनको सब्स्टिट्यूट किया है, दोनों को आपस में कंपेयर किया है और जब सॉल्व किया है तो हमारे पास टू सॉल्यूशंस आर ऑब्टेन। जब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक तो सोल्यूशन आता है कि M1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 स्क्वायर, और दूसरा सोल्यूशन जो आता है वो M2 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 स्क्वायर प्लस 2 ओवर k-1 ओवर 2k ओवर k-1 M1 स्क्वायर -1। तो इन दोनों को एक्सप्लिसिटली इस इक्वेशन को हमने क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है, और यूं कह लें कि जिस तरह हम फैक्टराइजेशन का एक प्रोसेस भी कर सकते हैं, तो तमाम प्रोसेसेस अप्लाई जो भी आप लोग इस पे करना चाहें, उससे आप लोगों के पास टोटल टू डिफरेंट इक्वेशन जनरेट हो रही हैं। एक सोल्यूशन M2 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 स्क्वायर और एक सोल्यूशन जो है वो M2 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 स्क्वायर प्लस 2 ओवर k-1।
ओके जी, ऑब्वियसली ये इन दोनों का सोल्यूशन, जब इसको सिंप्लीफाई करके आप लोगों ने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके मैक नंबर की एक वैल्यू ये और एक ये वाली वैल्यू, दोनों को आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली द फर्स्ट ऑफ दीज इज ट्रिवियल, फर्स्ट तो ट्रिवियल केस हमारे पास मैक नंबर 1 इज इक्वल टू मैक नंबर 2। द सेकंड एक्सप्रेशन इज यूनिक डिपेंडेंस ऑफ M2 इज ऑन M1। तो हमने क्या कर लिया कि मैक नंबर 2 की यूनिक डिपेंडेंसी भी फाइंड आउट कर ली है ऑन मैक नंबर 1। Now have a relationship between Mac 2 and Mac 1. We can solve the property ratios across a shop. Knowing M1, we obtain Mac 2. जब हमें मैक नंबर M1 का पता होगा तो उससे हम मैक नंबर 2 को इस इक्वेशन को यूज करते हुए फाइंड आउट कर लेंगे। तो फिर 13.6 जो बी है, द प्रॉपर्टी रेशियोज को फिर हम कहता है कि तमाम को फाइंड आउट कर सकेंगे कैसे। P02 ओवर P01 स्टैग्नेशन कंडीशन इज इक्वल टू P02 ओवर P2, P2 से P1 रेशो P1 टू P0। तो यहाँ से अब हमारे पास जो स्टैग्नेशन रेशोज हैं P1 और P0 की, वो हमें पहले से ही नोन है। तो अब P2 ओवर P1 जो वैल्यूज हैं, ये हमारे पास थोड़ा सा यूं कह लें कि न्यू वैल्यूज आ जाएंगी P2 ओवर P1। और इनकी वैल्यूज हैं क्या, तो P2 ओवर P1 इज इक्वल टू कंबाइनिंग इक्वेशन 13.14 एंड 16b, वी ऑब्टेन P2 ओवर P1। तो P2 ओवर P1 की वैल्यू जो वो कह रहा है कि वो हमारे पास जो कि 1 प्लस के एम वन स्केयर ओवर 1 प्लस के एम टू स्केयर थी, वो क्या बन जाएगी, वो ये बन जाएगी 13.16 को यूज़ करने के बाद। ये जो है मतलब मैक नंबर 2 की ये वाली वैल्यू हम यूज़ करें उसी इक्वेशन के अंदर जो हमने P2 ओवर P1 थी, ये यहाँ पर मैक 2 नीचे वाली वैल्यू की जगह पे मैक 2 की जगह पे वो वाली वैल्यू यूज़ करेंगे हम, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला रिजल्ट हमारे पास P2 ओवर P1 के लिए आ जाएगा। तो P2 ओवर P1 का भी रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, और P02 ओवर P01 भी वैल्यू हमारे पास ये है। इसके अंदर P2 ओवर P1 वाली वैल्यू जो है वो मिसिंग थी, ये जो वैल्यू है, क्योंकि बाकी वैल्यूज का हमें पता है P02 ओवर P2 और P1 ओवर P01 कि किसी भी स्टेट 1 से स्टैग्नेशन स्टेट तक का जो आपस में रिलेशन है वो हमारे पास इस सारे की पावर K ओवर K-1 होता है। तो P2 के हिसाब से जब रेशियोज फाइंड आउट कर रहे होंगे तो मैक नंबर वाली ये वैल्यूज आई हुई थी, तो P1 के हिसाब से ले रहे होंगे तो P01 ओवर P1 था, तो वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में नीचे ये वाली वैल्यूज हमने राइट की हैं K ओवर K-1 की फॉर्म में। तो इस इक्वेशन के साथ P2 ओवर P1 की यहाँ पर P2 ओवर P1 की जगह पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन वैल्यूज को। तो ये वाली वैल्यू जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होंगी तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट है। और उसके बाद हमारे पास मैक नंबर 2 की वैल्यू को, मैक नंबर 2 स्केयर की वैल्यू को 13.16 बी में से, मतलब ट्रिवियल केस नहीं, नॉन ट्रिवियल केस जो था हमारे पास, उसको 13.12 और 13.13 में कैरा का यूज़ करके हम मैक नंबर के लिए एक जो डिफरेंट रिलेशन है मैक 2 स्केयर के लिए वो भी ड्राइव कर सकते हैं। तो ये उसके बाद जो डिफरेंट अल्जब्रैक एक्सप्रेशंस हैं जस्ट जिसमें हमने कोई लिटिल बिट अलजबरा यूज़ किया है, उन्हीं के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस राइट कर दिए हैं
के टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी रेशियोज जो हमारे पास होंगी नॉर्मल शॉक के फॉर्म में वो ये होंगे। तो इस सेट को अब हमने जो न्यू ड्राइव्ड सेट है उसको हमने 13.20 सेट का नाम दे दिया है। एंड दीज इक्वेशंस आर वेरी यूजफुल फॉर एनालाइजिंग फ्लो थ्रू अ नॉर्मल शॉक। Note that all changes through a normal shock are depends only on M1, क्योंकि अब हमने M1 की ही फॉर्म में सारों को लिखा है, M2 की जो जहाँ पे भी वैल्यू थी उसको यहाँ से राइट कर दिया है। द इनकमिंग Mach number as well as fluid property K, the ratio of the specific heats. The equations are usually preferable on the original equations 13.11 because they provide explicit uncoupled expressions for the property changes। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं 13.11 को प्रेफर करते हैं, जो कि आप लोगों के पास बेसिक गवर्निंग इक्वेशंस थी। और note that the 13.20D requires Mach number greater than 1 for P2 greater than P1, which agrees with our previous discussion। 13.20D ये जो है that contains Mach number greater than 1 in case of pressure number, इनके सुपरसोनिक जो कंडीशन है, अगर प्रेशर टू हायर प्रेशर है तो the ratio P2 over P1 is known as the strength of the shock। The higher the incoming Mach number, the stronger the shock। ये हमारे पास P2 over P1 जो है this is basically the strength of the shock। और जितना ज़्यादा Mach number हमारे पास बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर एब्रप्ट चेंजेस आएंगी, उतना ही ज़्यादा जो शॉक चेंजेस हैं वो ज़्यादा होंगे। इक्वेशन 13.20 ये वही इक्वेशन है जो अभी हमने ड्राइव किया है सेट। वाइल क्वाइट ये हमारे पास ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव की हैं इन इक्वेशंस की बात हो रही है। While quite complex algebraically provide explicit property relations in terms of incoming Mach number M1, they are also useful that some calculators have some of them built in। It's good idea to program them if your calculator doesn't already have them। There are also interactive websites to make them available, and they are fairly easy to define in spreadsheet such as Excel। अच्छा, यहाँ पर अब जो बात हो रही है वो यही है कि हमारे पास ये तमाम जो फार्मूलाज हैं ये वैसे हमारे पास डिफरेंट कैलकुलेटर्स में बिल्ट इन फंक्शन होता है। ये उसने एक स्पेसिफिक HP48G सीरीज़ जो है उसका नाम लिया है कि इसके अंदर ये जो बहुत सारे फार्मूलाज हैं उनकी प्रेशर रेशोज़ की आपको एक मैक नंबर अगर प्रोवाइड करें तो आप लोग उनकी तमाम प्रेशर रेशोज़, डेंसिटी रेशोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी हैं तो बजाय इसके कितना बड़ा लॉन्ग अलजबरा उसका सिंप्लीफाई करें, तो उसके बजाय हमें चाहिए कि उसकी प्रोग्रामिंग कर लें, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को सेव कर लें सो दैट कि उसकी डायरेक्ट वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया जा सके। तो इन टर्म्स ऑफ मैक नंबर के लिए यहाँ पर वो कह रहा है कि अपेंडिक्स E2 के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी रेशियोज डिस्क्राइब की गई हैं। मैं आपको ले चलता हूँ अपेंडिक्स E2 पर। Here we have appendix C2 which is totally related to normal shock। यहाँ पर ये वही तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर मैक नंबर 2 का वो नॉन ट्रिवियल केस जो दिया हुआ था या यूनिक सोल्यूशन जो दिया हुआ था, और प्रेशर रेशियोज, टेम्परेचर रेशियोज एंड एज वेल एज डेंसिटी रेशियोज, तो तमाम की तमाम जो इक्वेशंस हैं वो यहाँ पर राइट की गई हैं। और ये इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट मैक नंबर, इफ़ वी पुट मैक नंबर 1, if Mach number 1 is given, we use the above formula, then we have Mach number 2 and we have pressure ratios, temperature ratios and density ratios as that। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट मैक नंबर 1 अगर प्रोवाइड किए गए हों तो उसके अकॉर्डिंग मैक नंबर 2 की वैल्यूज़, स्टैग्नेशन प्रेशर वैल्यूज़, टेम्परेचर वैल्यूज़ सेकंड एंड फर्स्ट स्टेट, प्रेशर वैल्यूज सेकंड एंड वन स्टेट एंड डेंसिटी वैल्यूज एट सेकंड एंड प्रेशर फर्स्ट वैल्यूज। और ये सारा काम कब है जब हम आइडियल गैसेस कंसीडर कर रहे हैं और जो के की वैल्यू है वहाँ पर 1.4 एज्यूम कर रहे हैं। ओके जी, ये हमारे पास उसका जो है जो रिलेटेड अपेंडिक्स था जो उसने यहाँ डिस्क्राइब किया कि अपेंडिक्स E2 के अंदर हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ वैल्यूज़ मौजूद हैं। ओके जी, हम अगेन अपने उसी टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हम कर रहे थे। तो अपेंडिक्स C2 के अंदर उसने बताया था कि हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं फॉर K इज इक्वल टू 1.4
हाँ, तो वो हमने वहाँ पर देख लिए हैं। नेक्स्ट वी हैव एन एग्जाम्पल। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स एग्जाम्पल, नेक्स्ट वीडियो के अंदर चूँकि सिर्फ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करूँगा, तो मैं इसका जो आर्टिकल है उसी को नेक्स्ट डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, बल्कि इस आर्टिकल को नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करूँगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अ नॉर्मल शॉक stands in a duct. The fluid in air, which may be considered as ideal gas, properties upstream from the shock at T1, P1, V1. Determine the properties downstream S2 minus S1. Sketch the process in TS डायग्राम। याद रखिएगा TS डायग्राम के दरमियान जो प्रोसेस है, पहली बात तो ये कि हमारे पास शॉक वेव है, तो स्मॉल एरिया के अंदर आप लोग उसका जो बिहेवियर है वो लेंगे। और नॉर्मल शॉक थी फ्लो के, तो हमने वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ली हुई है। ठीक है जी। और P1, T1 और V1 यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है। प्रॉपर्टीज है सेक्शन 2 जो है वो P2, V2 और T2 फाइंड आउट करनी है। TS डायग्राम, उसकी TS डायग्राम वो सेम ही बनेगी जो इससे पहले हमने ड्राइव की हुई थी। ये देखें, ये PS डायग्राम अक्रॉस द शॉक वेव, ये हमने पहले भी इससे एक ड्राइव करी थी, तो वही डायग्राम जो शॉक वेव यहाँ पे भी ड्राइव कर देंगे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। रो वन जो होती है वो P1 ओवर RT1 है। अब आप लोगों के पास P1 और T1 चूंकि दोनों मौजूद हैं, तो P1 और T1 की वैल्यूज को यूज करते हुए हम सबसे पहले रो वन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि रो जो फर्स्ट एंड पे जो वैल्यूज मिसिंग होंगी या जो प्रॉपर्टीज मिसिंग होंगी, हम सबसे पहले उनको फाइंड आउट करेंगे, सो दैट कि अगर वो वैल्यू हमें पता चल जाएंगी तो फिर हम सेकंड एंड वाली वैल्यूज की तरफ जाएंगे। इसी तरह जो C1 है, हमें T1 गिवन है, तो के आर टी वन स्केयर रूट है। तो T1 की वैल्यूज को यूज करके, क्योंकि के और आर ये दोनों हमारे पास वैल्यूज नोन है, के की वैल्यू हमारे पास एयर के लिए 1.4 है और आर की वैल्यू 287 न्यूटन मीटर पर केजी केल्विन। ये हम बार बार यूज कर चुके हुए हैं। तो ये T1 की जो वैल्यू गिवन है, T1 के हिसाब से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। मैक नंबर एट फर्स्ट एंड भी हमें पता चल गया उसी के अकॉर्डिंग। टी नॉट 1/T1, P01/P1 से स्टैग्नेशन वैल्यूज को भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, जब ये वाली वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास, फ्रॉम द नॉर्मल शॉक फ्लो फंक्शंस, ये वो फार्मूलाज हैं जो P0/P1, T2/T1, P2/P1 और V2/V1 के लिए जो हमने सेट बनाया था, ये वाला कि M2 की वैल्यू M1 से जो आएगी, P02/P1 की वैल्यू, T2/T1 की वैल्यू, इसी तरीके से P2/P1 और रो2/रो1। वो फार्मूलाज को यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया। ये काफ़ी ज़्यादा अलजबरा है, यूँ कह लें कि काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, वो तमाम के तमाम फार्मूलाज को यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। एक बड़ी लेंथी किस्म की एक एक्सरसाइज बन जाएगी। तो आपने इन तमाम वैल्यूज़ को जो ऊपर T01 और P01 इनको जो फाइंड की हैं वैल्यूज़, उनको उस अबव फार्मूला में पुट करना है और ये वैल्यूज हमारे पास फिर आएंगी। तो फिर फ्रॉम दीज डाटा T2 इज इक्वल टू, यानी कि T2/T1 की वैल्यू ये 1.68 आई थी, तो T2 इज इक्वल टू दिस टाइम्स T1। तो इससे हम T2, P2 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट, क्योंकि हम रेशोज की इन टर्म्स ऑफ T2/T1, P2/P1, V2/V1 फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ से T2, P2, V2 को T1, P1 और V1 की वैल्यूज को यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही डेंसिटीज की वैल्यू, टेम्परेचर वैल्यूज, क्योंकि जो रेशोज जो भी हमें नोन है उनको यूज करके हम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। S2 माइनस S1 जो है वो CP ln ऑफ T2/T1 माइनस R ln ऑफ P2/P1, ये फार्मूला हमारे पास जो है वो चेंज इन एंट्रोपी का जो है उसको यूज करते हुए हम देखेंगे। ओके, यहाँ पर ये बताया गया है कि स्टैग्नेशन वैल्यूज पे जो एंट्रोपी का डिफरेंस है वो यहाँ पर सेम होगा। तो टेम्परेचर वेरीज जो है हमारे पास T02 और T01, इन दोनों की जो रेशियो है हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। वहाँ पर अगर सेम वैल्यूज़ हैं तो टेम्परेचर वैल्यूज़ तो ln ऑफ 1 0 हमें अप्रोच करवाएगा।
माइनस आर एल ऑफ पी नॉट टू ओवर पी नॉट वन, पी नॉट टू और पी नॉट वन की हम वैल्यू पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये देखिए टी नॉट टू और टी नॉट वन टी एस डायग्राम के ऊपर ये हमने स्टार्ट में सेम लिया था, तो इस वजह से हम इसकी वजह से इस रेशो को जीरो कह रहे थे। तो टी एस डायग्राम प्रीवियस वैल्यू की तरह ही जो प्रीवियस सेक्शन में जब हम डिस्कस किया था, तो वही टी एस डायग्राम यहाँ पर अप्लाई करवा दी जाएगी। तो ये जो टॉपिक है यहाँ तक हमने जो किया है, इसमें मैक नंबर वन को यूज़ करते हुए सेकंड प्रॉपर्टीज और सेकंड और फर्स्ट का जो कंडीशंस पे आफ्टर नॉर्मल शॉक हमने इवेलुएट किया है चीज़ों को। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो वीडियो होगी उसमें हम सुपरसोनिक चैनल फ्लो विद शॉक्स को देखेंगे। जो सुपरसोनिक चैनल फ्लोज हो तो उसमें जो शॉक बिहेवियर है वो किस टाइप का होगा। उसमें हम कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग चैनल को डिस्कस करते हुए उसके डिफरेंट रेजिम्स को जो है टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे।